ओके, गुड इवनिंग। क्या हाल है बच्चों? क्या हाल है? कैसी चल रही कॉन्सेप्टो आर्मी है? आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे होगे, सब लोग मौज से रहोगे। तो अब मैं आ गया हूँ। लास्ट क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज़ डू शेयर द चैनल और एज सुन एज पॉसिबल 1000 सब्सक्राइबर्स आप करवाइए हमारे, ठीक है? क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, ठीक है? और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे वॉच आवर्स भी अब आप कंप्लीट करवाइए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? ओके, तो अब वेट नहीं करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है हमारा? फार्माकोकाइनेटिक्स में हम एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर चुके थे, और एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने के बाद आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक, अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग समझे ना, ये मोटा मोटा अगर हम लोग मतलब समझे तो मेटाबॉलिज्म का अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग ये लोग बेसिक सी बात करें ना, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म इज जस्ट लाइक द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ठीक है? यही होता है आपका मेटाबॉलिज्म, कि जो भी बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही थी और जितनी भी कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही थी, उसको हम लोग जब ज्वाइन कर देते हैं ना, तो वो आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। समझ गए? यही होता है हमारा मेटाबॉलिज्म जब हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें कि एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, formation of complex molecules from simpler ones, formation of complex molecules from simpler ones मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को या छोटे यूनिट्स को ज्वाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की जो बनने की प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है? और वेयरएज कैटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात कर लें तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है हमारा? कैटाबॉलिज्म होता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances। यहां पर थोड़ा सा वाइट हो गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। substances into simpler ones, ठीक है? ये होता है आपका एनाबॉलिज्म और ये होता है आपका कैटाबॉलिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो आज हम लोग बेसिकली इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, और हम समझते हैं आज कि मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और अगर ओवर एक्सीड करेगा, टाइम लिमिट से ज्यादा जाएगा, तो फिर मैं इसके पार्ट्स में कर दूंगा इसको, कि 2 पार्ट में मेटाबॉलिज्म आपका हम लोगों ने कवर किया। ये मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जैसे कि मेटाबॉलिज्म में 2 फेजेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फेज 1 पढ़ लेंगे और फेज 2 का इंट्रोडक्शन लेकर के उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो फेज 2 और एक्सक्रीशन के साथ में आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। बिफोर दैट डोंट फॉरगेट द लोगो ऑफ द चैनल, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा स्टूडेंट to gain the knowledge related to pharmaceutical sciences. Apart from that,
कॉन्सेप्टो फार्मा नाम है मेरा, आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। आई हैव ऑल्सो बीन सर्व्ड एज लेक्चरर इन चरक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड आई एम टेलिंग यू just because of authenticity, okay? And my mail id is conceptopharma21@gmail.com और Instagram id है मेरी Mr_Somanshi_2003। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब लोग बात कर लेंगे मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखवाता चला जाऊंगा और उस पॉइंट को आप लोग समझते चले जाना। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मैंने पहले ही बताया आपको कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये बनाता है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज होती है आपका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या क्या, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपलर फॉर्म्स में छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर के आपका छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करके आपका क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और कैटाबॉलिज्म क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है इनटू सिंपलर वंस। यही होता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को हम लोग कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ऑल्सो कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉरी बहुत तेजी से हाँ, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन की भी बोलते हैं। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग या कोई भी जीव या प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज या कन्वर्ट, टू चेंज स्लैश कन्वर्ट। ठीक है, ये चीज होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चल करके बात करें इस चीज की कि बॉस बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है, बट अगर हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ऐसा क्या हो रहा है, कितने फेजेस में हो रहा है, क्यों बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है। अब समझो बात को, जैसे कि मान लो कोई एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। ठीक है, मान लो कोई लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग है। अब लिपोफिलिक ड्रग क्या करेगी ना, लिपोफिलिक ड्रग क्या करेगी, पहले लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में या वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करेगी, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक ड्रग में तो कन्वर्ट कर दिया भाई, लिपिड सोल्यूबल थी, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल ले आई। ठीक है, अब या तो हाइड्रोफिलिक या तो इसको हम लोग ब्रैकेट में पोलर ड्रग भी लिख लेंगे, पोलर सॉल्वेंट भी लिख लेंगे। ठीक है, या पोलर सोल्युबलाइज। अब ये जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है ना, ये पहुंचेगी किडनी में और किडनी से जो है इजीली एक्सक्रीटेड हो जाएगी, इजीली एक्सक्रीटेड। ठीक है, आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से लिपोफिलिक ड्रग का एक्सक्रीशन होता है।
बॉस यहाँ पर जो है लिपोफिलिक ड्रग थी। अब लिपोफिलिक ड्रग ने क्या किया, लिपोफिलिक ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया, फिर उसका मेटाबॉलिज्म यहां पर होगा, मेटाबॉलिज्म हुआ। अब वो मेटाबॉलिज्म के बाद वो लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग में बदल गई, हाइड्रोफिलिक ड्रग किडनी पर पहुंची, प्यूरिफिकेशन हुआ और इजीली एक्सक्रीटेड आउट हो गई या इजी एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर मेटाबॉलिज्म साइट्स कौन कौन सी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडीएमई ऑर्गन्स के बारे में मैंने बताया था, बट मैं यहां पर यह पूछ रहा हूं कि कहां पर मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे हेडिंग डाल करके, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, न्यूमेरस साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। न्यूमेरस साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये चीज होती है। अब न्यूमेरस साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या करती है, न्यूमेरस साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म ये एक्चुअली करती है कि ऐसी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब जैसे कि बात कर लो लिवर की, जैसे बात कर लो ब्रेन की, गट म्यूकोसा की बात कर लो आप, हम लोग जैसे लंग्स की बात कर लो, स्किन के थ्रू भी होता है, किडनीज में भी होता है, लंग्स में भी होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देख किस ले रहे हैं, हम लोग उसको लिख भी तो सकते हैं ना बेसिकली। ठीक है, चलो, जैसे कि आपका लिवर हो गया, कॉमा किडनी हो गई आपकी। ठीक है, लिवर हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, स्किन हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, लिवर हो गई, किडनी हो गई, लंग्स, स्किन, गट म्यूकोसा। गट म्यूकोसा मैंने आपको बताया था, तो गट म्यूकोसा हो गया आपका। ठीक है, गट म्यूकोसा आपका हो गया। तो बेसिकली ना ये वो डिफरेंट साइट्स है जहां पर एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट। ये वो साइट्स है जहां पर मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में होगा। कहां कहां पर, लिवर में हो गया, किडनी में हो गया, लंग्स में हो गया, स्किन में हो गया और गट म्यूकोसा में हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या क्या चीजें करवाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, मेटाबॉलिज्म लीड्स टू, मेटाबॉलिज्म लीड्स टू क्या, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। ठीक है, या एक्टिवेशन ऑफ ड्रग, एक्टिवेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट। इसको हम लोग प्रो ड्रग भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्रो ड्रग भी बोलते हैं, प्रो ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ और कैसे क्या चीज होती है।
इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग का मतलब ये होता है कि ड्रग एक्टिव थी, ठीक है, ड्रग एक्टिव थी, ड्रग अपना काम कर रही थी, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो इनएक्टिव स्टेट में चली गई या ड्रग की एक्टिविटी कम हो गई, ठीक है। तो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन decreased bioavailability, decreased bioavailability, बायोअवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी नहीं, अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। एग्जांपल्स की बात कर लें, एग्जांपल्स में जैसे कि प्रोप्रानोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? प्रोप्रानोलॉल कैटेगरी की ड्रग है हमारे कौन से? बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। ये प्रोप्रानोलॉल, एस्मोलॉल, बिस्मोलॉल, टीमोलॉल, अटीनोलॉल, सोटालॉल, ब्यूटालॉल, जितनी भी लॉल ड्रग्स हैं वो सारी आपकी हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर में, एंटी एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट जैसे प्रॉब्लम्स में इन ड्रग्स का यूज किया जाएगा, बिकॉज ये एड्रिनर्जिक साइट के बीटा सेल के रिसेप्टर पर जाती हैं और उसको बाइंड कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड बायोअवेलेबिलिटी। अब इसके एग्जांपल्स ऐसी बात कर लेते हैं जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद इनएक्टिव हो जाती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया प्रोप्रानोलॉल, दूसरी हो गई आपकी पीसीएम, जब दूसरी पीसीएम हो गई, और तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हमारी हो जाएगी लीडोकेन। लीडोकेन क्या है आपका? एनेस्थेटिक है, लीडोकेन। अच्छा, अब आप ऐसे धीरे धीरे चीजें समझना शुरू करो। जहां पर भी केन लगा है ना, वो सारा केन एनेस्थीसिया को इंडिकेट करेगा। बेंजोकेन, प्रोकेन, लिग्नोकेन, लीडोकेन, ये सारी दवाइयां एनेस्थीसिया के अंदर आती हैं, जो कि क्या करती हैं? एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, न्यूरल सेंसेशन को कम कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अब वो दो टाइप के भी हो सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया भी हो सकता है और लोकल एनेस्थीसिया भी हो सकता है। मैंने लॉल बताया, लॉल आपको बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर बताया, मैंने बीटा ब्लॉकर बताया। बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलॉल, एस्मोलॉल, बिस्मोलॉल, अटीनोलॉल, सोटालॉल, ब्यूटालॉल, ये सारी ड्रग्स आती हैं। एंटी डायबिटीज के लिए सल्फोनिल यूरियाज में बताया, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिम्प्राइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ये सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। आकार ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आपके आते हैं अकारबोज और वोगलीबोज, ठीक है। पैरासीटामोल, ये जो पीसीएम लिखी है, ये एंटीपायरेटिक कैटेगरी की है। एंटीपायरेटिक मतलब पायरेक्सिया के ट्रीटमेंट में या बुखार के ट्रीटमेंट में आपको पैरासीटामोल का यूज करना चाहिए, या जिसको आप लोग बहुत ही पॉपुलर नाम डोलो 650 से भी जानते हो। डोलो 650 के नाम से भी जानते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चल रहे हैं तो नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि अब एक्टिव ड्रग से ही एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं? ऐसी भी कई सारी ड्रग्स होती हैं बच्चा, जो कि एक्टिव फॉर्म में तो थी, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो गई। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि आपका जो कोडीन है, वो मॉर्फिन में बदल जाएगा। जो आपका कोडीन है वो मॉर्फिन में बदल जाएगा, समझ गए? अब मॉर्फिन में बदल गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल किस में कन्वर्ट होगा? एलोप्यूरिनॉल एलोजेंथिन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? एलोजेंथिन में कन्वर्ट होगा। एलोजेंथिन में कन्वर्ट होगा। और अगर हम लोग और बात कर लेते हैं, एक ड्रग है हमारी डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन किस में यूज किया जाएगा?
डिजिटॉक्सिन आपका कन्वर्ट होगा डिजॉक्सिन में। अब आप बोलोगे सर ये तो सिमिलर दिख रहा है। बच्चा सिमिलर दिख रहा है, लेकिन ये जो डिजिटॉक्सिन है ना, ये इस एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये इस बेसिकली ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट है। एलोपिरेनॉल का एक्टिव मेटाबोलाइट है आपका एलोजेंथिन, कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट है मॉर्फिन। आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही थी? ड्रग पहले से ही एक्टिव थी, मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गई। अब वो कन्वर्जन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कि कोडीन कन्वर्ट हो गई मॉर्फिन में, एलोपिरेनॉल हो गई एलोजेंथिन में, और आपका डिजिटॉक्सिन हो गया डिजॉक्सिन में। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो डिजिटॉक्सिन है ये आपकी कौन सी है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। डिजिटॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज किया जाएगा, आपका एंटी एरिथमिया के लिए यूज किया जाएगा, एंटी एंजाइना के लिए यूज किया जाएगा, हाइपरटेंशन में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो डिजिटॉक्सिन का यूज वहां पर आता है। और डिजिटॉक्सिन बेसिकली प्लांट डेराइव्ड सोर्स ड्रग है कि हम इसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिवेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम इनएक्टिव स्टेट। ऐसी दवाइयां या ऐसी ड्रग्स जो कि इनएक्टिव स्टेट में रहती हैं बाहर, उनको हम लोग प्रोड्रग बोलते हैं, जैसे कि लीवोडोपा। अब लीवोडोपा क्या है, वो नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दो चीजें होती हैं, एक होता है लीवोफॉर्म, एक होती है डेक्स्ट्रोफॉर्म। अब डेक्स्ट्रोफॉर्म जो होती है वो एक्टिवेटेड स्टेट की होती है, तो अब ड्रग जो है ना लीवोफॉर्म में रहती है, क्योंकि अगर हम लोग एक्टिवेटेड फॉर्म में ड्रग लेंगे ना तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाएगी या वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है। लेकिन हम लोग जब लीवोडोपा लेते हैं तो लीवोडोपा इनएक्टिव स्टेट की ड्रग है, वो बॉडी में जाती है, मेटाबोलाइज होती है, और मेटाबोलाइज होने के बाद वो लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, और डोपामीन में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो क्या दिखाता है आपको, एंटी पार्किंसोनिज्म डिजीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाता है, या एक ऐसा एक्शन जो कि पार्किंसन की डिजीज को ठीक कर देता है। समझ में आ रही है बात बच्चा? ओके, चलें आगे। एक्टिवेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, अच्छा ये तो हमने प्रोडक्ट बता दिया था। अच्छा, ये मोर स्टेबल होती है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होती ही है, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा ही होती है, कम कुछ नहीं होता है इनका। ठीक है, मोर स्टेबल एंड मोर बायो अवेलेबल, ठीक है, ये होता है। समझ गए? तो ये हो गया इनएक्टिवेशन, एक्टिव मेटाबोलाइट और एक्टिवेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो ये होता है मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो दूसरी चीज हम लोग क्या कहेंगे कि बॉस, एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया आपको लीवोडोपा। तो लीवोडोपा क्या है, ये इनएक्टिव स्टेट की ड्रग है लीवोडोपा, लेकिन जब इसका मेटाबॉलिज्म हो गया ना तो ये हो गई डोपामीन में कन्वर्ट। ये किस में कन्वर्ट हो गई, डोपामीन में। अब अगर हम लोग बात करें तो इनालाप्रिल क्या है, इनालाप्रिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, इनालाप्रिलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग इनालाप्रिल की बात करें तो इनालाप्रिल एक एसीई इनहिबिटर है। एसीई इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, मतलब जो एसीई को इनहिबिट कर दे। अब एसीई क्या है, जब हम लोग बात कर लेते हैं ना, एंजियोटेंसिन एक चेन चलती है आपके बॉडी में जिसको बोलते हैं एंजियो कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। तो ये बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट करती है कि उसको कन्वर्ट नहीं होने देगी एंजियोटेंसिन 2 में। और ऐसी ड्रग्स जो लास्ट में इसी को इनहिबिट करती हैं, या एक ऐसे एंजाइम्स जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, वो सारी ड्रग्स एसीई इनहिबिटर्स कहलाती हैं। और इन ड्रग को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका बच्चा इतना सा है, जिस भी ड्रग के आगे प्रिल लगा हो, जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ठीक है, रामिप्रिल, ठीक है,
इस तरीके से सारी प्रिल वाली ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? तीसरा एग्जाम्पल बोलता है जैसे कि हमारे स्टेरॉइड ड्रग्स हैं जितनी भी, प्रेडनिसोन एक ड्रग आती है, प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन इनएक्टिव स्टेट में रहती है और एक्टिवेट होने के बाद ये बन जाती है प्रेडनिसोलोन। ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है प्रेडनिसोलोन। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? अब आपको एक्चुअली में समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिज्म से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और एंजाइम्स यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलो। ठीक है, चलो। अब अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें ना, तो दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है माइक्रोसोमल, एक होता है नॉन माइक्रोसोमल। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, एंजाइम्स यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम लोग एंजाइम्स यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, एक होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स और दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो। एक होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स और एक होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या होता है सर माइक्रोसोमल एंजाइम्स में और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में? तो बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक सुमित सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो आपको हर एक उस प्रॉब्लम का आंसर देंगे जिस जो आपके दिमाग में आ सकती है। उससे पहले आप इसको लिख लो, माइक्रोसोमल एंजाइम एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, इसको लिख लो सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, अगर माइक्रोसोमल एंजाइम की बात करें तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स का नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज ये लिवर के माइक्रोसोम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन हाँ, ठीक है, इसको लिख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और माइक्रोसोमल एंजाइम्स को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, ठीक, माइक्रोसोमल एंजाइम क्या कहता है? माइक्रोसोमल एंजाइम ये कहता है बच्चा कि माइक्रोसोमल एंजाइम का मतलब वो होता है वैसे एंजाइम्स विच आर फाउंड इन एंजाइम्स विच आर फाउंड इन कहाँ? विच आर फाउंड इन लिवर माइक्रोसोम, माइक्रोसोम ऑफ लिवर, विच आर फाउंड इन लिवर माइक्रोसोम कह रहा हूं, माइक्रोसोम ऑफ लिवर की बात हो रही है। ठीक है, या लिवर माइक्रोसोम, माइक्रोसोम ऑफ लिवर, कुछ भी कहो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज फाउंड इन लिवर माइक्रोसोम।
ठीक, समझ गए? तो ये सारी चीजें होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, अब इसके आगे चलते हैं। चलो, मैं बालों को क्या हो गया? आई थिंक मेरे बाल खराब हो गए। ओके, लेट मी अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके, एवरीथिंग इज सेट। चलो, अच्छा, हम लोगों ने बात की किसकी? माइक्रोसोमल एंजाइम की। माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर फाउंड इन किसमें? लिवर माइक्रोसोम में, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, दे आर ऑफ 74 डिफरेंट टाइप्स। दे आर ऑफ 74 डिफरेंट टाइप्स। दे आर ऑफ 74 डिफरेंट टाइप्स। समझ में आ रही है बात? उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर इसके बाद की बात करते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स में और क्या चेंज होता है, तो दे नीड ऑक्सीजन एंड NADPH। माइक्रोसोमल एंजाइम डिमांड्स ऑक्सीजन एंड NADPH। NADPH का फुल फॉर्म निकोटीनमाइड डाइएडेनाइन फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये फुल फॉर्म हमें याद नहीं होता है। बच्चों, याद करना पड़ेगा। मैंने NADPH का फुल फॉर्म ना जब मैं क्लास 9th में था तब मैंने पढ़ा था। हमारी एक मैम थी, बायोलॉजी पढ़ाया करती थी हम लोग को हमारी कोचिंग में, साई एजुकेशन एकेडमी में मैं पढ़ता था प्रयागराज में। तो वहां पर हमारी मैम थी हर्षिता चंद्रा मैम। तो उन्होंने हम लोग को ये सारे फुल फॉर्म से याद कराए थे। अभी तो फिलहाल हम लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़ रहे हैं, बट उस टाइम हम लोग प्लांट्स में पढ़ रहे थे NADPH में, जहां पर एनर्जी कन्वर्जन की बात आती है ना, तो वहां पे हम लोग FADH2 NADH2 NADPH ये सब पढ़ रहे थे। तो वहां पर मैम ने हम लोग को फुल फॉर्म याद कराया था, निकोटीनामाइड डाइएडेनाइन फॉस्फेट हाइड्रोजन इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH। तो हमारा जो माइक्रोसोमल एंजाइम होता है वो डिमांड करता है किसकी? ऑक्सीजन की और NADPH की। ठीक है, अब हम लोग अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं? NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल में हमारे कौन कौन से आते हैं? NADPH P450 रिडक्टेज की बात हो रही है। ठीक है, और ये साइटोक्रोम में प्रेजेंट होता है। तो NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज। अब देखो, एंजाइम की बात यहां पर हो रही थी, और सेंटेंस एंड किससे हो रहा है? एलिमेंट एज से हो रहा है। तो अब ये डिमांड तो नहीं रहेगी सर कि ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये एंजाइम है कि नहीं है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये एंजाइम ही है। ठीक है, और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारा हीमोप्रोटीन साइटोक्रोम P450। हीमोप्रोटीन साइटोक्रोम P450। ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे हीमो की बात कर रहे हैं, ये तो बात हो गई हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स की। अब हम लोग बात करते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की बात करेंगे। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे नॉन माइक्रोसोमल। अब नॉन माइक्रोसोमल में ना क्या होता है?
नॉन माइक्रोसोमल में कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की बात अगर करते हैं तो दे आर फाउंड इन दे आर फाउंड इन किस में? दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड किस में पाए जाते हैं? एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल्स, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गए आपके दो टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल करके अब हम लोग फेज 1 मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग अगर यहां पर हेडिंग डालें मेटाबॉलिज्म, अभी तो टुटपुंजिया चीज पढ़ रहे थे, असली चीज तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैं सही बताऊं, असली चीज अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। ये सब कोई टॉपिक्स हैं, इसको लिख लो, मैं फिर बताता हूं। को लिख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। हो जाए तो मेरे को बताना प्लीज। ओके, डन। आज हम लोगों ने लगभग काफी कुछ कंप्लीट कर दिया। मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एक्टिवेशन, मेटाबॉलिज्म लीड्स टू क्या क्या उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, रेपरकशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोग माइक्रोसोमल के बारे में पढ़े, फिर नॉन माइक्रोसोमल के बारे में पढ़े। आई थिंक हमने आज डिसेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, ओके। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना मेटाबॉलिज्म के कितने फेजेस में मेटाबॉलिज्म होता है, तो बेसिकली 2 फेजेस में होता है। पहला फेज है हमारा फेज 1 और दूसरा फेज है हमारा फेज 2। जो हमारा फेज 1 है उसको हम लोग नॉन सिंथेटिक भी बोलते हैं। नॉन सिंथेटिक क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म नहीं, नॉन सिंथेटिक। एक मिनट, लेट मी टेल यू समथिंग। जो हमारा ये है इसको हम लोग नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, और जो हमारा फेज 2 है उसको हम लोग सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या सिंथेटिक कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, ये मोर पोलर मेटाबोलाइट में बना देता है, इसकी पोलैरिटी बढ़ा देता है ड्रग की, ठीक है। ये क्या करता है, ड्रग का कन्वर्जन करके ड्रग की पोलैरिटी बढ़ा देता है। बच्चा समझ रहे हो बात को? तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, फेज 1 कंप्लीट करते हैं आज, एटलीस्ट फेज 1 तो कंप्लीट हो जाए। चलो चलो चलो, स्टार्ट करें। चलो, अब हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें ना, तो बच्चे तो मेटाबॉलिज्म 2 तरीके से होता है।
पहला होता है फेज 1 और दूसरा होता है फेज 2। ठीक, फेज 1 को हम लोग नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और फेज 2 को हम लोग सिंथेटिक कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फेज 1 को हम लोग नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं और फेज 2 को हम लोग सिंथेटिक क्या बोलते हैं, सिंथेटिक कॉन्जुगेशंस भी बोलते हैं। आई होप सो मेरी शर्ट का बटन एक्चुअली खुल गया है। 1 मिनट फॉर वेट मी फॉर अ व्हाइल। ओके डन। ओके चलें आगे। ओके चलो चलो 1 मिनट। चलो चलें, आप धीरे धीरे करने के बाद इसको हम लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मिनट, ए वेट फॉर अ व्हाइल। कुछ तो हो गया मेरे नीचे, 1 मिनट। ओके डन। अच्छा, ये फेज 1 हो गया और फेज 2 हो गया। अब हम लोग अगर फेज 1 की बात करते हैं तो फेज 1 क्या करता है, ये जो है ये ड्रग को मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। ठीक है चलो, फेज 1 मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक डन। ठीक, अब सॉरी मैं थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया ना। ओके, फेज 1 मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो फेज 1 मेटाबॉलिज्म क्या करता है, कन्वर्ट्स ड्रग इनटू किस चीज में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ड्रग को किस चीज में, ये ड्रग को मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। फेज 1 enables द कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मोर पोलर मेटाबोलाइट, ओके गॉट इट। अच्छा, ये तो चलो एक बेसिक सी बात हो गई। बाय कौन कौन सी चीजों का रिएक्शन करके, बाय एम्प्लॉइंग ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस क्या है, पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है हाइड्रोलाइसिस, तीसरा है साइक्लाइजेशन। ठीक है, पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है हाइड्रोलाइसिस, तीसरा है साइक्लाइजेशन और चौथा है हमारा रिडक्शन। चौथा है हमारा रिडक्शन। ये इस तरीके से सारी चीजें चल रही होती हैं। अब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं ना, तो सबको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नेगेटिव चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की बॉस एक डेफिनेशन तो हो नहीं सकती है, ऑक्सीडेशन की तो दो डेफिनेशन हो सकती है, और 2 डेफिनेशन भी नहीं हो सकती है, 2 से भी ज्यादा डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है,
ठीक है, पागल बना रहा हूं, ठीक है, दो ही डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीन नहीं यूज किया यार काफी देर से, चलो ग्रीन आ जाए, ग्रीन 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 ग्रीन। एक तो ये पिंक ही इतने सारे हैं, 4 पिंक ही आ गए हैं। चलो ये अलग कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है, चलो। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज। एक तो पहला ये डेफिनेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज का आना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ये ये होता है आपका क्या, ये पहले आपका होता है ऑक्सीडेशन। अगर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो या तो आप हाइड्रोजन को रिमूव करो या पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करो, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर कैटालिसिस की बात करें तो कैटलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय employing the enzyme, कौन सा एंजाइम है, by employing the monooxygenase enzyme in liver, by employing, catalyzed by employing क्या है, हाँ catalyzed by a enzyme called monooxygenase inhibitor, मोनोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, मोनोऑक्सीजनेज इनहिबिटर या मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम की बात कर लो, मोनोऑक्सीजनेज मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम कहाँ पे, इन लिवर, ठीक। ये वाली बात होती है आपके सेल में ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है माइक्रोसोमल और दूसरा होता है नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लें ना, तो इसके टाइप्स भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के टाइप्स की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। पहला टाइप होता है आपका माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, ठीक, ये हो गया। अब माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिलेशन का भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा आता है एस ऑक्सीडेशन, ठीक है, एस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, एस ऑक्सीडेशन, और तीसरा क्या है, डी एल्काइलेशन, ठीक है। डी एल्काइलेशन, ठीक है। अब हम लोग अगर डी एल्काइलेशन की बात करते हैं बच्चा, सो डी एल्काइलेशन इज कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ कोडीन टू मॉर्फिन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ
हाँ हाँ, कन्वर्जन ऑफ कोडीन टू मॉर्फिन। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग एक्स ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सल्फर ग्रुप जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, सल्फर ग्रुप जुड़ जाता है या सल्फोक्साइड, है ना, सल्फर का ही ऑक्साइड आयन जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सिमिटिडीन टू सिमिटिडीन सल्फोक्साइड, कन्वर्ट्स सिमिटिडीन टू सिमिटिडीन ऑक्साइड, सिमिटिडीन सल्फोक्साइड, सिमिटिडीन सल्फोक्साइड। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हाइड्रोक्सिलेशन की बात करते हैं। तो हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कन्वर्जन ऑफ फेनेटोइन इनटू हाइड्रोक्सीफेनेटोइन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फेनेटोइन टू हाइड्रोक्सीफेनेटोइन, हाइड्रोक्सीफेनेटोइन। ठीक है, ये होता है, समझ गए। तो ये सारी चीजें होती भाई। हाइड्रोक्सिलेशन से आ रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया। अब अगर हम लोग एस ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसमें सल्फोक्साइड ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सल्फर इन इट्स ऑक्साइड आयन, उस अपने ऑक्साइड आयन के साथ फॉर्मेशन करेगा। अब जब यहां पर सल्फोक्साइड आयन आ गया, अब हम लोग डीएल्काइलेशन की बात कर रहे हैं। तो डीएल्काइलेशन में क्या होगा, कन्वर्जन होगा किसका, कोडीन का होगा कन्वर्जन मॉर्फिन में। ठीक है, कन्वर्जन होगा कोडीन का मॉर्फिन में। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की। आई होप सो आपका ये सब हो चुका होगा। अगर हो गया है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बाबू कि these oxidation can be defined as, these oxidation can also be designed as या defined as कि catalysis होगी by using non microsomal enzymes। यहां पर पढ़ा था ना माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल, एक मिनट, यहां पर पढ़ा था माइक्रोसोमल एंड, तो माइक्रोसोमल एंजाइम का यूज करके जिसका कैटालिसिस हो रहा है तो वो माइक्रोसोमल कैटालिसिस, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के यूज होकर के हो रहा है वो होता है आपका नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी कैटलाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन is catalyzed by oxidation is catalyzed by employing non-microsomal oxidation। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये वाली बात होती है कि नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन कैन बी कैटलाइज, ऑक्सीडेशन कैन बी कैटलाइज्ड बाय एम्प्लॉइंग नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सॉरी एंजाइम होगा। ओके
ठीक, यहां पर एंजाइम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कीप काम और आगे चलना शुरू करो और मेरे साथ समझना शुरू करो। एग्जाम्पल्स लाइक, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? तो एग्जाम्पल्स को मैं हम लोग का जैसे मोनो अमाइनो ऑक्सीडाइज हो गया, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। दूसरा है हमारा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज हो गया हमारा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज हो गया। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के साथ साथ ही हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड, ठीक है, कॉमा अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? तो वो हो जाएंगे आपके नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेज एंजाइम्स हो जाएंगे वो सारे, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग क्या चीज देखेंगे कि ये चीज कैसे होती है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब ये एक तरीके से और भी हो सकता है, इसका हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा एग्जाम्पल? अब जैसे कि मान लो हमारे पास है इथेनॉल, सबको इथेनॉल का फॉर्मूला पता होता है C2H5OH, ये है हमारा इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O में। तो ये हमारा एक ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया जो कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। अब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस के थ्रू कैसे करेंगे? हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम ऐसे करेंगे कि जो हमारी ड्रग है उसका ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये जब प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? ड्रग जो है हमारी टूट जाएगी, और टूटने के बाद इसका एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग एसिटाइल कोलिन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा बनेगा, एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग ACH को पानी के साथ रिएक्ट कराएं तो बनेगा हमारा कोलिन प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फेज 1। अभी फेज 1 पूरा नहीं हुआ है। फेज 1 में हमारे साइक्लाइजेशन, रिडक्शन भी था, हाइड्रोलाइसिस हमने बता दिया, रिडक्शन है। रिडक्शन मैं बता सकता हूं, अभी बता दूं रिडक्शन क्या कहती है कॉन्सेप्ट आर्मी? रिडक्शन बता दिया जाए तो रिडक्शन में क्या होता है ना, रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोन जो है अपना हाइड्रोकॉर्टिसोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन लिख लो यहां पे। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझेंगे कि कन्वर्जन ऑफ कॉर्टिसोन टू हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। ये हो जाता है आपका बेसिकली क्या? रिडक्शन। तो ये था हमारा फेज 1 मेटाबॉलिज्म, यहां पर खत्म होता है। और लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए अब हम इसको डिवाइड कर देंगे फेज 2 में। फेज 2 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा। पार्ट फ्रॉम दैट, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा, और कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को नहीं भूलिएगा। डेली शाम 7 बजे रेगुलर क्लास होती है, ऑन मतलब वीकली बेसिस पे होती है क्लास, और ये अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। हम वीक में 2 बार क्लासेस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट
आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू। थैंक यू गाइस।